हरियाणा चुनाव का रिजल्ट 8 अक्टूबर को आया था। कांग्रेस हरियाणा में अपनी जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस को बीजेपी से सिर्फ 0.85% कम वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 1.79% वोट मिले। विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस को भर भर कर कोस रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने आपसे गठबंधन किया होता तो आज हरियाणा में उसकी सरकार बन रही होती। क्या सच में ऐसा होता? विपक्षी नेताओं के दावों में कितना दम है, ये आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कैसे किसी हार का या किसी जीत का विश्लेषण किया जाता है, सीटवार किया जाता है, सबसे चर्चा की जाती है। कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी यही चाह रहा था कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए। पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया। हरियाणा की हार कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही। पार्टी आलाकमान हार का विश्लेषण करने में जुटी है। पार्टी को हरियाणा में प्रचंड जीत की उम्मीद थी। एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को 60 से 70 तक सीटें दी गई थीं, लेकिन एग्जिट पोल और एग्जैक्ट रिजल्ट में बड़ा उलटफेर हो गया। बीजेपी ने न सिर्फ हरियाणा में हैट्रिक लगाई, बल्कि सबसे बड़ी जीत दर्ज करने में भी कामयाबी हासिल की। कांग्रेस 37 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। हार के बाद कांग्रेस के अंदर ही घमासान छिड़ गया है। पहले पार्टी नेताओं ने चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब पार्टी आत्ममंथन में जुट गई है। कुमारी शैलजा से लेकर रणदीप सुरजेवाला तक सभी भूपेंद्र हुड्डा पर हमला बोल रहे हैं। हार पर विश्लेषण के लिए गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन पार्टी आलाकमान की बैठक से हरियाणा के प्रमुख चेहरे ही गायब रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, वही मीटिंग में नहीं पहुंचे। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी बैठक से दूरी बना ली। खड़गे के घर बैठक में महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अजय माकन जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हुड्डा और शैलजा के मतभेदों पर अजय माकन ने कहा कि हार के बहुत सारे कारण हैं, जो चुनाव आयोग से लेकर नेताओं के मतभेद तक हैं। तो पार्टी के भीतर चर्चाएं होंगी, पार्टी के भीतर व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। कैसे किसी हार का या किसी जीत का विश्लेषण किया जाता है, सीटवार किया जाता है, सबसे चर्चा की जाती है। यूं बाहर कयास लगाना कि अंदर क्या बैठक में हुआ होगा, मुझे नहीं लगता वो उचित होता है या सही होता है। अब जो कल खड़गे साहब ने ट्वीट किया, उनका एक स्टेटमेंट आया बैठक के बाद, मुझे लगता है वो ही सर्वमान्य है, वही स्टेटमेंट है। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के गैर हाजिर रहने से राहुल गांधी नाराज हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि कुछ पार्टी नेताओं ने निजी हित को पार्टी हित से ऊपर रखा। कांग्रेस जल्द ही हरियाणा में हार की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करेगी। जीती बाजी हार जाने से कांग्रेस में गम का माहौल है। पार्टी आलाकमान ने हुड्डा को टिकट बंटवारे से लेकर हर निर्णय के लिए खुली छूट दी थी। ऐसे में हार के बाद उन्हें तलब किया गया है और जवाब मांगा गया है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दल भी कांग्रेस के जले पर नमक डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी यही चाह रहा था कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए। फिर कैसे स्टेट लीडरशिप ने उन फैसलों को बदल दिया
और बगैर गठबंधन के वहाँ पे चुनाव में गए। ना आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, ना समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। भाई आप 90 सीटों पे लड़े, आपकी 35 सीटें आई। आप 80 पे लड़ लेते, 85 पे लड़ लेते, 5-6 सीटें गठबंधन के लोगों को दे देते। आज 70 सीटें आती हैं हरियाणा में। अगर अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के लिए प्रचार करते या इंडिया गठबंधन के दलों के लिए प्रचार करते हरियाणा के अंदर, एक अलग वातावरण बनता। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ, बीजेपी बैसाखियों पे आ गई। हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने गठबंधन का पूरा प्रयत्न किया। आखिरी 3 दिन जब बचे और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, उसके बाद मजबूरन हमें अपने कैंडिडेट 90 के 90 उतारने पड़े। अगर गठबंधन होता तो आज स्थिति कुछ और होती। मुझे पूरा विश्वास है कि 70 सीटें गठबंधन की आती। विपक्षी गठबंधन के नेता कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस अकेले कहीं भी चुनाव नहीं जीत सकती। जम्मू कश्मीर में भी विपक्षी गठबंधन जीता है। अगर हरियाणा में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से गठबंधन होता तो 70 सीटों पर जीत होती। उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं। आगे दिल्ली, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, लिहाजा कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। कांग्रेस पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं के हमले की वजह क्या है, जरा पहले ये समझ लीजिए। हरियाणा चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं। पार्टी का वोट शेयर 39.94% रहा है। कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली है और उसका वोट शेयर 39.09% रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल को 2 सीटें मिली और उसका वोट शेयर 4.14% रहा। निर्दलियों के खाते में 3 सीटें आईं और 11.64% वोट निर्दलियों के खाते में गया। आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसका वोट शेयर 1.79% रहा। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में केवल 0.85% का अंतर रहा। इतने कम अंतर से ही बीजेपी को कांग्रेस से 11 सीटें ज्यादा मिल गईं। आम आदमी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों का दावा है कि अगर कांग्रेस ने जिद छोड़कर सहयोगी पार्टियों से गठबंधन किया होता तो 70 सीटें मिलती और सूबे में कांग्रेस गठबंधन की सरकार होती। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। सवाल ये है कि क्या सच में हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह गठबंधन ना होना रहा या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी और नेताओं के निजी हित इसकी वजह बने। चुनाव के दौरान शैलजा और हुड्डा के बीच खुलकर खींचतान सामने आई। बताया जाता है कि हुड्डा ने 90 में से 70 टिकट अपने करीबियों को दिए। शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के करीबियों को तवज्जो नहीं दी गई। पार्टी पूरी तरह से जाटों, किसानों और पहलवानों पर निर्भर रही। पार्टी नेता अपनी जीत को लेकर इस कदर आश्वस्त थे कि बीजेपी की मजबूत जमीनी रणनीति को समझने की कोशिश तक नहीं की। हार के कई और कारण भी रहे जिसका विश्लेषण जारी है, लेकिन अति आत्मविश्वास को लेकर कांग्रेस विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों के निशाने पर है।
हरियाणा में कांग्रेस की हार का दूसरा पहलू ये है कि अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन भी होता तो भी कांग्रेस सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गठबंधन की सूरत में भी सिर्फ 3 सीटों का ही फायदा होता और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ता। यानी कांग्रेस को 40 सीटें मिलती। असल में कांग्रेस की हार की वजह निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियां रहीं, जिन्हें 12% से ज़्यादा वोट मिला। 14 सीटों पर निर्दलीय या दूसरी छोटी पार्टियों को जीत के अंतर से ज़्यादा वोट मिले। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के वो भी बातें हैं। चौंकाने वाले परिणाम है ये, इसलिए इसकी तय तक जाना जरूरी हो गया। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के अंदर संग्राम छिड़ा है। कांग्रेस के अति आत्मविश्वास पर दूसरी पार्टियां हमला बोल रही हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए पूरी तरह से तैयार था। बस सीटों के बंटवारे और कौन सी सीटें आम आदमी पार्टी को दी जाएं, इस पर निर्णय होना बाकी था। आम आदमी पार्टी 4 सीटें मांग रही थी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेता कॉन्फिडेंस थे कि वो अकेले ही 70 सीटें जीत लेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने गठबंधन से दूरी बना ली। बाद में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। नतीजा ये हुआ कि ना तो कांग्रेस को सत्ता मिली और ना ही आम आदमी पार्टी को एक भी सीट मिली, यानी दोनों का घाटा हुआ। चुनाव में कांग्रेस को 39.09% वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 1.79% वोट मिले। अगर दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो वोट शेयर बढ़कर 40.88% होता। बीजेपी का वोट शेयर 39.94% रहा है, यानी गठबंधन की सूरत में कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से करीब 1% ज्यादा होता। देखिए, वो तो पोस्टमार्टम हो रहा है। कल मीटिंग हुई है तो राहुल जी ने और खड़गे साहब ने तय किया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देंगे कि जितने में कैंडिडेट्स हमारे थे, हारे हुए जीते हुए जो भी हैं, यहाँ के नेता लोग हैं, उनसे और गहराई में जाएंगे भी वास्तव में क्या हुआ। क्योंकि देश और दुनिया देख रही थी कांग्रेस जीत रही है, प्रदेश वाले देख रहे थे कांग्रेस जीत रही है, कहीं से हारने की खबर तो आ ही नहीं रही थी, मीडिया में भी, एग्जिट पोल वालों ने भी। तो उसके बाद में क्या होगा, अचानक अप्रत्याशित परिणाम आ गए, तो चौंकाने वाले परिणाम है ये, इसलिए इसकी तय तक जाना जरूरी हो गया। दावा किया जा रहा है कि ऐसी सूरत में कांग्रेस की सीटें बढ़कर 50 या उससे ज्यादा हो जाती और वो हरियाणा की सत्ता में काबिज होती। लेकिन इस दावे से उलट हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि दूसरे छोटे दल और बागी निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं। चुनाव परिणाम के आंकड़े कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। हरियाणा में निर्दलीय प्रत्याशियों को 11.64% वोट मिले हैं। अगर ये वोट कांग्रेस को मिले होते तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सीटें 60 से ज्यादा होती। यानी निर्दलीय और बागियों ने कांग्रेस को 10 साल बाद एक बार फिर सत्ता से दूर किया है, ना कि आम आदमी पार्टी से। आइए आपको उन सीटों का वोट शेयर दिखाते हैं जहां कांग्रेस को निर्दलीय प्रत्याशियों ने करारा झटका दिया। अंतिम मतगणना के विश्लेषण से पता चलता है कि 14 सीटें ऐसी रही हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच जीत का अंतर तीसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी को मिले वोट से कम था। इनमें से 10 सीटों पर निर्दलीय तीसरे स्थान पर रहे। ये सीटें थी सोहना, नरवाना, उचाना कला, असंध, कालका, बाढ़ड़ा, महेंद्रगढ़, सफीदो, यमुनानगर, राई, बरवाला, संभालका, दादरी और तोशाम। उदाहरण के तौर पर कुछ सीटों का गणित आपको दिखाते हैं। सोहना में बीजेपी के तेजपाल तंवर ने रोहतास सिंह को 11,877 मतों से हराया, जबकि निर्दलीय जावेद अहमद 49,210 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नरवाना में कांग्रेस के सतवीर दबलैन भाजपा के कृष्ण कुमार से 11,499 मतों से हार गए, जबकि तीसरे स्थान पर रही इनेलो की विद्या रानी दनौदा को 46,303 मत मिले। उचाना कला में भाजपा के देवेंद्र चतुर्भुज ने कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह को मात्र 32 मतों से हराया। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार वीरेंद्र घोघरिया को 31,456 मत मिले हैं।
कालका में भाजपा के योगेंद्र सिंह राणा ने कांग्रेस के शमशेर सिंह को 2306 वोटों से हराया, जबकि बसपा के गोपाल सिंह को 27,396 वोट मिले। बाढ़ड़ा, महेंद्रगढ़, सफीदो, यमुनानगर, राय बरवाला, समालका, दादरी और तोशाम सीटों पर भी नतीजे ऐसे ही रहे। कांग्रेस की जीत में निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियों के प्रत्याशी रोड़ा बन गए। कांग्रेस ने जिन 12 सीटों पर भाजपा को हराया, उनमें से 3 पर कांग्रेस के बागी निर्दलीय के रूप में तीसरे स्थान पर रहे। इनके अलावा कांग्रेस ने 4 और सीटें खो दी, जहां बागी या तो जीते या दूसरे स्थान पर रहे। आंकड़े ये भी बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की सीटों में मामूली कमी ही की है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि कांग्रेस को जिन 53 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, उनमें से सिर्फ 3 सीटों पर जीत का अंतर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मिले वोट की संख्या से कम रहा। यानी अगर आपके साथ कांग्रेस का गठबंधन होता और वोटों का ट्रांसफर सही तरीके से होता, तो कांग्रेस की सीटों की संख्या में सिर्फ 3 की बढ़ोतरी होती। कांग्रेस की सीटों की संख्या 37 से बढ़कर 40 हो सकती थी, यानी तब भी बहुमत के 40 के आंकड़े से 6 सीटें कम होती। इन तीनों सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट गई है, जबकि 2 सीटें आईएनएलडी ने जीती हैं। यानी इस लिहाज से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट का ही नुकसान होता। इस विश्लेषण से पता चलता है कि कांग्रेस की हार की वजह आम आदमी पार्टी से गठबंधन न होना नहीं है, बल्कि उसकी अंदरूनी कलह, गुटबाजी और बागियों ने उसे हराया। नहीं, कांग्रेस एकजुट थी। ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले। रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टिकट बंटवारे में हुड्डा ने अपनी मनमानी की। पार्टी आलाकमान ने उन्हें पूरी छूट दे रखी थी। उन्होंने 80 सीटों पर अपने करीबियों को टिकट दिया। कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला के करीबियों और दूसरे दावेदार नेताओं को तवज्जो नहीं दी, जिसका असर ये हुआ कि बड़ी संख्या में नेता बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। कुछ सीटों पर पार्टी नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ा। नतीजा ये हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी जीत गई और कांग्रेस अपने ही जाल में उलझ कर रह गई। अब खबर महादेव बेटिंग ऐप घोटाले की। 15,000 करोड़ के फ्रॉड के आरोपी सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। महादेव बेटिंग ऐप के जरिए इस शातिर अपराधी ने हजारों लोगों को मोटा चूना लगाया है। भिलाई के रहने वाले चंद्राकर को ईडी लंबे समय से तलाश कर रही थी। 10 दिन बाद उसे दुबई से प्रत्यार्पित करके भारत लाया जा सकता है। आरोपी दुबई में रईसों की जिंदगी जी रहा था। उसकी शादी में तमाम बॉलीवुड हस्तियों ने परफॉर्मेंस दी थी, जिसके बाद वो चर्चा में आया था। चंद्राकर के प्रत्यार्पण को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। महादेव सट्टा ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी की रिक्वेस्ट पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके सौरभ को डिटेन किया है। यूएई पुलिस ने भारत सरकार और सीबीआई को सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि सौरभ चंद्राकर को दिसंबर 2023 में यूएई में हिरासत में ले लिया गया था। तब से वो दुबई पुलिस की कस्टडी में हाउस अरेस्ट में था। कुछ महीने पहले ईडी के अनुरोध पर इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अगले 10 दिनों में उसे भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। महादेव बेटिंग ऐप फ्रॉड को
भला कौन भूल सकता है। इस सट्टा ऐप पर पैसा लगाकर हजारों लोग कंगाल हो गए। इस मुद्दे ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी भूचाल ला दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी इससे जोड़ा गया था। आरोपी सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला था और इस फ्रॉड का शिकार सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोग ही हुए हैं। 1.5 महीने पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऐप घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी थी, जिसके बाद अब दुबई में चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ किया था कि घोटाले में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। सभी दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए सीबीआई को जांच सौंपी गई है। सीबीआई और ईडी ने इस घोटाले की गहराई में जाकर जांच की है, जिसमें सौरभ चंद्राकर की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जांच एजेंसियों ने अब तक चंद्राकर की 572 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए की संपत्ति दुबई में है। हालांकि विपक्षी नेता ईडी और सीबीआई की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन होता वही है, गिरफ्तार करिए फिर जेल में है, महीने साल से ज़्यादा सालों साल व्यक्ति लोग जेल में है और बात आगे नहीं बढ़ती। तो जब तक ईडी देश के नागरिकों का विश्वास इस बाबत हासिल नहीं करती कि जिनको गिरफ्तार कर रहे हैं और अगर इतने दिनों तक बंदी बना के रखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अगर स्थिति में नहीं है तो उनकी विश्वसनीयता दिन पे दिन गिरती चली जाएगी। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी और प्रत्यार्पण को लेकर आई खबर के बाद पीड़ित लोगों में इंसाफ की उम्मीद जागी है। बताया जा रहा है कि सौरभ की दुबई में गिरफ्तारी बेहद गोपनीय तरीके से की गई है। सिर्फ शीर्ष अधिकारियों को ही इसकी जानकारी थी। पूरी कार्रवाई को बेहद गुप्त रखा गया है। फिलहाल दुबई से चंद्राकर के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसमें विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ईडी और सीबीआई ने संयुक्त रूप से काम किया है। पूरे ऑपरेशन में दुर्ग रेंज के आईजीपी का अहम योगदान रहा है। दुबई में सौरभ चंद्राकर की शादी में रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, सनी लियोनी जैसे बॉलीवुड स्टार्स ने परफॉर्मेंस दी थी। 100 करोड़ से ज्यादा की शादी के चर्चे दुबई से लेकर भारत तक हुए थे। मेरा सीधा ये कहना है कि भारत सरकार ही सट्टा को बंद कर सकती है, महादेव सट्टा को। तो ये बंद क्यों नहीं कर रहा है? बंद करने के लिए चिट्ठी क्यों नहीं लिखा है? भाई आप एक घटना घटी है, उसमें एफआईआर कर रहे हैं, लाके गिरफ्तारी कर रहे हैं, उससे अच्छा सट्टा ही बंद हो जाएगा तो कोई खिलाएगा नहीं तो गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं किसी की। आप बंद क्यों नहीं करते? हमने तो भारत सरकार को चिट्ठी लिखा था उस समय, आप बंद करो। तो बंद कर नहीं रहे। राज्य सरकार के हाथ में जो था वो हमने किया, लेकिन डबल इंजन की सरकार है और उसके बाद भी महादेव सट्टा लगातार चल रहा है। चंद्राकर की गिरफ्तारी और प्रत्यार्पण से इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कुछ साल पहले तक चंद्राकर रायपुर में जूस की दुकान चलाता था। उसे सट्टा खेलने की आदत थी और जब उसे फायदा होने लगा तो उसने दूसरे शहरों में भी दुकानें खोल ली। इसके बाद उसने रवि उप्पल नाम के शख्स के साथ मिलकर महादेव ऐप लॉन्च कर दिया और कुछ सालों में ही 20,000 करोड़ का मालिक बन गया। भारत में अपराध करने के बाद कई अपराधी विदेश भाग जाते हैं। साइबर फ्रॉड के कई मामलों के तार दुबई समेत यूएई के कई शहरों से जुड़े हैं। उम्मीद है कि प्रत्यार्पण संधि के जरिए भारतीय एजेंसियां ऐसे शातिर लोगों को जल्द वापस लाएंगी। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि सौरभ चंद्राकर जैसे कई अपराधी विदेशों में छिपे बैठे हैं। ये शातिर अपराधी विदेशों से ही बैठकर भारत में ठगी, वसूली और फिरौती के गैंग चलाते हैं। प्रत्यार्पण संधि होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी और प्रत्यार्पण टेढ़ी खीर साबित होता है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और गोल्डी बरार जैसे 28 मोस्ट वांटेड भगोड़ों की लिस्ट सरकार ने जारी की है, जिन्हें वापस लाने के लिए एजेंसियां लगी हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी। भारत में जुर्म करना और फिर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए विदेश भाग जाना, ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। कई मामलों में अपराधी विदेशों में ही बैठकर अपराध को अंजाम देते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं। पिछले साल भारत सरकार ने 28 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की थी। ये वो गैंगस्टर्स हैं जो भारत से बाहर दूसरे देशों में छिपकर बैठे हैं। इनमें से 9 कनाडा में, 5 गैंगस्टर्स अमेरिका में बैठे हैं। ये वो गैंगस्टर्स हैं
जिन पर मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस लिस्ट में सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का नाम भी शामिल है। गोल्डी बराड़ को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड माना जाता है। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। इस लिस्ट में एक बड़ा नाम अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु का भी है, जिसके अमेरिका में छिपे होने की आशंका है। भानु पर आतंकी हमलों को अंजाम देने के साथ साथ फिल्म और कॉर्पोरेट जगत से जुड़े लोगों की टारगेट किलिंग्स करने का आरोप है। ज़्यादातर शातिर अपराधी और भगोड़े ऐसे देशों में शरण लेते हैं जिनके साथ भारत की प्रत्यार्पण संधि नहीं है। दूसरी तरफ जिन देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि है भी, वहाँ पर उन देशों के अपने कानून भी लागू होते हैं, जिसकी वजह से प्रत्यार्पण चुनौतीपूर्ण हो जाता है। महादेव लैब का जो घोटाला है, ये दुबई से ऑपरेट हो रहा था। भारत में कई इसके लाभार्थी भी हुए हैं और अभी कुछ विश्वसनीय सूत्रों के हिसाब से पता चला है क्या महादेव लैब के जो सौरभ जी हैं, उनको शायद पुलिस ने गिरफ्तार किया है दुबई में और उनका प्रत्यार्पण करने का सिलसिला जारी है। तो जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो कोई गुनहगार इंडिया में गुनाह करके जाता है, उसका फॉरेन में भाग जाता है, तो फॉरेन से उसे लाने के लिए दो देशों के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है, जिसके अनुसार दोनों में समझौता रहता है कि अगर किसी का गुनहगार किसी के भी देश में जाए तो उसे वहाँ से लीगली वहाँ से लाया जाता है। नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी का प्रत्यार्पण भारत के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। 10 साल बाद भी विजय माल्या को वापस नहीं लाया जा सका है। दूसरे देश से अपराधियों और भगोड़ों को वापस लाने के दो रास्ते होते हैं। पहला प्रत्यार्पण संधि, दूसरा इंटरपोल की मदद से। भारत के 58 देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि यानी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, जिसके तहत एक देश का अपराधी किसी दूसरे देश पहुंच जाए तो समझौते के तहत उसे वापस भेजना होगा। हालांकि ये उतना आसान नहीं होता है। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश से उसके अपराधी के प्रत्यार्पण की मांग करता है तो अपराधी उसे होस्ट कंट्री यानी जिस देश में वो रह रहा होता है उसकी अदालत में चुनौती देता है, जिसकी वजह से प्रत्यार्पण की प्रक्रिया लंबी चलती है। अगर कोई गैंगस्टर किसी देश में छिपा है जिसके साथ भारत की प्रत्यार्पण संधि नहीं है तो फिर ऐसे में इंटरपोल काम आता है। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है और ये अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की धरपकड़ करने में मदद करता है। अब एक दिलचस्प खबर। टेस्ला साइबर कैब का इंतज़ार लंबे समय से हो रहा था। एलॉन मस्क ने आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद दुनिया के सामने अपनी रोबो टैक्सी को पेश कर दिया है। बिना ड्राइवर के चलने वाली इस कार में ना तो स्टीयरिंग व्हील है ना ही पैडल। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने कैलिफोर्निया के बरबैंक में कार्यक्रम के दौरान रोबो टैक्सी साइबर कैब से पर्दा उठाया है। मस्क ने घोषणा की है कि इसका प्रोडक्शन 2026 की शुरुआत में शुरू हो जाएगा। इस ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक कार की कीमत $30,000 रहने की उम्मीद है। हालांकि प्रोडक्शन में जाने से पहले इसे सरकारी नियामकों से मंजूरी लेनी होगी। इसका डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और सेफ्टी के लिहाज से भी ये बहुत अच्छी बताई जा रही है।